बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम टेलर सीरीज़ पढ़ रहे हैं। तो टेलर सीरीज़ में हमने इससे पहले जो है वो टेलर सीरीज़ से के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। फिर हमने टेलर मैक्लॉरन सीरीज़ उधर से निकालने का तरीका देखा कि अगर हम x नॉट 0 कर देते हैं तो वही सीरीज़ हमारे पास मैक्लॉरन सीरीज़ बन जाती हैं। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखी थी, द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल फॉर टेलर सीरीज़ जो कि साइन और कॉस की एग्जाम्पल देखी, जिसमें हमने डेरिवेटिव्स लिए और उसकी एक्सपेंशन को एज अ टेलर सीरीज लिखा। और कॉस की फिर मैंने आपको हिंट्स दी थी कि हमने कॉस की एक्सपेंशन को भी उसी तरह लिखना है जिस तरह हमने साइन की को लिखना है। फिर हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ी। हमने एक्सपोनेंशियल की भी एक्सपेंशन को सॉल्व आउट किया टेलर सीरीज की हेल्प से। अब हमारे पास थ्योरम है जी। थ्योरम में वो क्या कहते हैं, थ्योरम बहुत आसान है। इन्होंने प्रूफ नहीं दिया हुआ आपके हैंडआउट्स पर, तो हम प्रूफ खुद से करेंगे, लेकिन मैं प्रूफ अभी आपको साथ साथ बताऊंगी। आप अपने नोट्स ले लें, आप अपने जहाँ पर अपने नोट्स बनाते हैं वो ले लें और अपना साथ साथ जो है वो रिटर्न वर्क उसके ऊपर कर लें। तो अब हम अपने थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन के, और आपका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो है एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन आर वन। ठीक है, ये उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है और ये उसके पास ये उसकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। देन उसने जी ऑफ एक्स भी दे दिया है और उसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का है कि लेस देन आर टू है, और कहता है कि अल्फा और बीटा दो कॉन्स्टेंट्स हैं उसके। अब अल्फा कांस्टेंट होगा एफ ऑफ एक्स का, बीटा कांस्टेंट होगा जी ऑफ एक्स का। हमने क्या करना है, हमने इस नोटेशन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कि किस तरह से आएगी। तो देख के सामने बताएं। तो ये इक्वेशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लिखेंगे, सबसे पहले आप अपने नोट स्टार्ट करना करें तो आप सबसे पहले लिखें, आप इसको 1.48 इन्होंने बुक में नाम दिया, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें और आप कहें कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विद अल्फा एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विद बीटा। ठीक हो गया, आपने 1 और 2 का नाम दे लेना है। आपने पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, इस वाली इक्वेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा एफ ऑफ एक्स, अल्फा को जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास अल्फा ए एन हो जाएगा। देन आप एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में एज इट इज, देन आपने उसकी में जी बीटा को जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो ये आगे ना एज इट इज आएगा, या आपने अपने हैंडआउट्स पे लिख लेना। फिर आपने बीटा को जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो बीटा को हम बी एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जैसे हमारे पास अल्फा की आई है वैसे ही आ जाएगी। फिर आपने थर्ड स्टेप अपना ऐड करना है, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये तो आपने, अच्छा ये इक्वेशन 1 2 होगी। जब आपने मल्टीप्लाई कर लेना ना तो आपने मल्टीप्लाई करने के बाद अल्फा वाली इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई किया ना तो आपने उसको 3 का नेम दे देना है और बीटा वाली इक्वेशन को आपने 4 का नेम दे देना है। फिर आपने कहना है ऐड करना है इक्वेशन नंबर 3 को एंड इक्वेशन नंबर 4 को। अब इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करने से मेरे पास अल्फा ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन, बीटा बी जी, और इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो बीटा से मल्टीप्लाई किया वो बीटा बी एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में एन बनेगा। फिर हमने ऐड कर देना है तो देखिए अल्फा ए एन प्लस बीटा बी एन हो जाएगा, यही चीज़ हमारे पास देखिए लिखी हुई है। फिर एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर कॉमन है दोनों में तो हमने एक ही दफ़ा लिख लिया है। फिर हमारे पास क्योंकि दोनों को ऐड कर दिया तो इस ऐड करने से हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन आर हो जाएगा। मेन यहाँ पर जो हमारे पास टॉपिक बात डिस्कस करने के, मल्टीप्लिकेशन तो बहुत इजी है, यहाँ पर देख के समझ आ जाती है कि ये मल्टीप्लिकेशन क्यों हुई है। और असल में हमने यहाँ पे उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है। क्या मतलब है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताने का, कि अगर आपके पास R1 लेस देन R2 है, मतलब अब अगर मेरे पास इसका R1, ये मैं यहाँ ही लिख देती हूँ, अगर आपका R1 लेस देन R2 वैल्यू देता है ना तो आप देखें कि आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। क्या वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या वो इक्वेशन कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो आप लिखेंगे R1 लेस देन R2 अगर होगा तो हमारे इन पॉइंट्स पर जो ये पॉइंट्स आए हैं हमारी फंक्शन, हमारा अल्फा एफ ऑफ एक्स बीटा जी ऑफ एक्स तो कन्वर्ज डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू में कोई मसला है, मतलब हमारा फंक्शन कन्वर्ज करेगा, टेलर सीरीज सेटिस्फाई होंगी। तो फिर हम
हम क्या करेंगे कि अगर तो हमारा फंक्शन डाइवर्ज कर जाता है, तो मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू में कोई मसला है, तो आप क्या करेंगे कि हम r इक्वल टू ये तो हमने r1 लेस देन r2 लिया, फिर हम r इक्वल टू मिनिमम ऑफ r1 r2 ले लेंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है r ग्रेटर देन r इक्वल टू मिनिमम ऑफ r1 r2। फिर हम ये वाली टर्म ले लेंगे, और अगर ये लेंगे तो हमारे पास मतलब कि हमारे पास उसका मिनिमम आंसर आएगा r का, तो हमारा f ऑफ x भी कन्वर्ज करेगा, g ऑफ x भी कन्वर्ज करेगा। तो हम कहेंगे टेलर सीरीज से हमारी जो इक्वेशन है, जो एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, वो सेटिस्फाई कर चुकी हैं। तो असल में मेन काम इस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का है। अगर ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ये, तो आपने ये अपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस साथ जरूर बताना है। ये ना हो कि आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लिकेशन तो ईजी है, वही आपको याद भी रह जाएगी, लेकिन ये आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है कि इसके लिए लेस देन r1 है, इसके लिए लेस देन r2 है, और जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो इसके लिए लेस देन r हो जाएगा। r मतलब r किस तरह से हो जाएगा, r इक्वल हो जाएगा r1 r2 के। यहाँ ऐसे करके आपके पास r इक्वल हो जाएगा r1 और r2 के। ठीक हो गया। यहाँ पे इतना अच्छे से एक्सप्लेन तो नहीं होता, चलें आपको होप्स हो कि समझ आती होगी। अगर कोई ना समझ आए पॉइंट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर किया करें, ऐसे मुझे रिस्पांस अच्छा मिलता है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए थोड़ा जज्बा जो है ना वो इंक्रीज होता है। तो अब हम चेक कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल को। हमारे पास इससे रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है। चलिए, हमारे पास जो इसका रिकॉल द फॉलोइंग थ्योरम, अच्छा रिकॉल द फॉलोइंग थ्योरम, अब हम कह रहे हैं कि इस थ्योरम को रिकॉल करें। अगर आपके पास समीशन ए एन ये एक सीरीज है और ये बी एन एक सीरीज है और वो कन्वर्ज करती हैं एब्सोल्युटली, मतलब कि ए एन आपका कन्वर्ज कर रहा है सम ए को, और बी एन आपका कन्वर्ज कर रहा है बी को, तो वो कहता है ए एन और बी एन कन्वर्ज करेगा इकट्ठे, मतलब इन दोनों का ए एन का एडिशन बी एन को ऐड करने, ए एन और बी एन को ऐड करने से वो दोनों कन्वर्ज करेंगे ए को और बी को। देन द काशी प्रोडक्ट ऑफ ए एन एंड बी एन कन्वर्ज एब्सोल्युटली टू, अगर उसका सम कन्वर्ज करता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका प्रोडक्ट भी ए बी को कन्वर्ज करेगा। अभी ये सम कन्वर्ज करेगा किसको, ए प्लस बी को, तो अगर वो हो जाता है तो काशी प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन भी कन्वर्ज करती है, तो ए बी भी आपस में मल्टीप्लिकेशन भी कन्वर्ज कर जाएगी। अब हम इसके थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम में वो क्या कह रहा है, एफ और जी आपके पास गिवन पावर सीरीज है, सिमिलर हमारे अबव एग्जांपल से रिलेटेड है। अब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन देख लेनी है, तो मल्टीप्लिकेशन में आप क्या देखेंगे, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स देखेंगे आप, कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स जी एक्स को मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए हमारे पास एक न्यू टर्म यहाँ पर तो आ गया है, लेकिन लास्ट एग्जाम्पल में तो ऐसे नहीं था जब हमने उसकी मल्टीप्लिकेशन की थी। तो अब हम इसको देखेंगे कि हमारे पास ये सी एफ एन आएगा किस तरह से। देखें, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करने से वो कहता है एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं, ये अभी थ्योरम की स्टेटमेंट चल रही है, आई होप सो कि इसको सॉरी, ये थोड़ा मसला हो गया यहाँ पे, आई थिंक सो, तो मुझे इसको चेक करना पड़ रहा है। 7 पेज पे चलते हैं जी, ये रही। अगर वो उसकी मल्टीप्लिकेशन ये आती है तो देन सी एन की वो वैल्यू कहता है ए आर समीशन ए आर बी एन माइनस आर होगी, और आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए एन माइनस आर बी आर। अभी हम देखेंगे कि इसको इस तरह से, ये भी थ्योरम की स्टेटमेंट चल रही है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने फिर वो कहता है कि r ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ r1 r2 होगा। अब हम इसकी आपको स्टेटमेंट तो अच्छे से समझ आ गई होगी, आपके पास मैं रिपीट कर दूं, एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, उसको अगर उसका सम कन्वर्ज करता है तो उसका प्रोडक्ट भी कन्वर्ज करेगा। जब वो प्रोडक्ट कन्वर्ज करेगा तो आपके पास एक न्यू टर्म आएगी, सी एन टर्म आएगी, कहता है कि सी एन टर्म इस वैल्यू के इक्वल होगी। और ये जो दो वैल्यूज लिखी है आपस में, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। प्रूफ की तरफ चलते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगी। प्रूफ में वो क्या कह रहा है, सपोज r1 ग्रेटर देन और इक्वल टू r2 है, सिंस द सीरीज f ऑफ x आपके पास ये सीरीज है, देन आप इसके g ऑफ x की तरफ चलें तो आपके पास
आपके पास जो नेक्स्ट सीरीज जी ऑफ एक्स की बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर कोई मसला हुआ है आई थिंक सो। अच्छा जी, आपके पास जो जी ऑफ एक्स की सीरीज बनेगी वो ये वाली सीरीज है, बी एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में एन लेस देन आर टू, जो कि कन्वर्ट्स करता है एब्सोल्युटली टू एफ एफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ये तो बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है कि एफ एफ एक्स जी ऑफ एक्स कन्वर्ट्स करती हैं एफ एफ एक्स, मतलब कि एफ एफ एक्स ए को जैसे हमने कहा था कन्वर्ट करेगा, और ए एन जो है वो ए को करेगा कैपिटल ए को, और बी एन जो है वो कैपिटल बी को कन्वर्ट करेगा। उसी तरह से कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट भी कन्वर्ट। अब देखते हैं कि एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन आर वन था अगर हमारे पास, तो उसका काशी प्रोडक्ट क्या होगा। काशी प्रोडक्ट इस वैल्यू को कन्वर्ट करेगा एफ ऑफ एक्स को और जी ऑफ एक्स को। ये बहुत पीछे वाली स्टेटमेंट, अगर आपके पास ये उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आता है तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से सिंपल सी बात एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स आएगा, तो वो भी कन्वर्ट करेगा। और अगर आपके पास एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन आर वन है बाय द प्रोडक्ट ऑफ द सीरीज, तो ये तो आम सी बात है, हम इसका फर्स्ट प्रोडक्ट लेंगे, सेकंड प्रोडक्ट लेंगे, थर्ड प्रोडक्ट लेंगे, अप टू nth टर्म तक इसका प्रोडक्ट लेंगे और चेक करेंगे कि हमारी सीरीज कन्वर्ज करती हैं या नहीं करती हैं। अब वो कहता है nth टर्म फॉर दिस प्रोडक्ट। बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट हो रही है, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये किस तरह से हम इधर आ चुके हैं, और आपको होप मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये स्टेटमेंट नेक्स्ट हमने लिख कैसे लेनी है। तो आप ध्यान से देखें कैसे होगा। यहाँ पर समेशन आपके पास r इक्वल टू 0 टू n है, तो ए आर एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में n। देखें हमारे पास इसकी मल्टीप्लीकेशन थी a, आपके पास मल्टीप्लीकेशन थी a n एक्स माइनस, आपके पास इसकी मल्टीप्लिकेशन थी ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में एन था। ठीक है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया ना, तो वो कहता है आपके पास ये स्टेटमेंट आ गया। हुआ क्या है यहाँ पर देखिए, ए एन था तो उसने एन की रिप्लेसमेंट में आर लिखा है, एक्स माइनस एक्स नॉट एन की पावर में एन था, आर लिखा है। देन बी एन माइनस आर एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में एन माइनस आर, जो बी की सबस्क्रिप्ट में था वही उसकी पावर में, जो ए के सबस्क्रिप्ट में था वही उसकी पावर में। इधर आर था, इधर एन माइनस आर था। ठीक है, अब उसको कहता है कि हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं। आप देखिए रिड्यूस किस तरह से हुआ है, एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में आर और एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में एन माइनस आर, तो दोनों में आ रहा है। अब ये वाली जो इक्वेशन है आपके पास, ये वाली इक्वेशन ये आपके पास सी एन के इक्वल होगी। किस तरह से, जो हमने पीछे सी एन देखा था कि हमारे पास सी एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में एन आएगा। अब ये सी एन के इक्वल, ये इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन को रिड्यूस करके हमने इस इक्वेशन को लिखा, तो लिख किस तरह से दिया है कि ए आर बी एन माइनस आर लिखें, या आप लिखें ए बी ए एन माइनस आर बी आर लिखे, जो हमारे पास इससे ऊपर था ऊपर वाले पेज पर। अगर हम इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, हमारे पास एक ही बात है दोनों के लिए। ये देखें, ये अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं ए आर बी एन माइनस आर, या आप लिखते हैं ए एन माइनस आर बी आर, तो दोनों में सिमिलर बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब कि ए एन माइनस आर को आप ए आर भी लिख सकते हैं और बी एन माइनस आर को बी आर भी लिख सकते हैं। आप पेपर में ये स्टेटमेंट लिख के आए या ये लिख के आए, वो आपको रॉन्ग नहीं करेंगे। जो आपको इजी लगती है वो आप लिख लें। फिर वो कहता है कि अगर ये इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो वो भी कन्वर्ट करेगा, और ये वाली चीज़ को हमने सी एन के इक्वल कह दिया, एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर में एन हो गया है। ये थी हमारी एग्जाम्पल, थोड़ी सी टफ हो गई है, आपको टफ लगेगी और आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मुश्किल बात नहीं है, आर को आप एन माइनस आर लिख सकते हैं, बी पे एन माइनस आर को आप आर लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब आपने इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर भी इसी से रिलेटेड है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई बात ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें, उससे नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर में आपका के क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैथमेटिक्स रियल एनालिसिस कमेंट सेक्शन में इतनी अच्छी समझ नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट कर दिया करें, आपको उसी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसका आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, होप सो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें मेरे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।